हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य राजस्थान। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था सिंधु सभ्यता का नामकरण कैसे हुआ, कौन कौन सी प्रजातियां वहां मिली और कुछ ट्रिक्स के बारे में ट्रिक्स के माध्यम से हमने ये जाना और अच्छे से समझा कि किस प्रकार ये याद किया जा सकता है। और दोस्तों, केवल 2 बार या 3 बार अधिकतम आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको नोट्स बनाने की भी आवश्यकता नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। उसी क्रम में आज हम पढ़ते हैं दोस्तों, हड़प्पा के बाद में दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण स्थल है मोहनजोदड़ो। देखिए दोस्तों, मोहनजोदड़ो में ये जो शब्द है, मूल शब्द ये सिंधी भाषा का शब्द है और मोहनजोदड़ो को सिंध का नखलिस्तान भी कहा जाता है। नखलिस्तान का मतलब यहाँ दोस्तों है बाग या बगीचा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसे सिंध का बगीचा भी कहते हैं, इसका एक अन्य नाम भी कह सकते हैं। यह पाकिस्तान के लरकना में स्थित है, तो ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके उत्खनन की। जैसे कि हड़प्पा में 1921 में उत्खनन हुआ, वहीं मोहनजोदड़ो में जो उत्खनन है वह 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा किया गया। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है और मिलान वाले प्रश्नों में ये प्रश्न आ सकता है। तो 1922 में इसका उत्खनन किया गया राखलदास बनर्जी द्वारा। यह सिंधी भाषा का शब्द है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और दोस्तों, यह जो स्थान है यह सिंधु नदी के दाएं किनारे पर स्थित है। यह स्थान सिंधु नदी के दाएं किनारे पर स्थित है। इससे पहले हमने हड़प्पा पढ़ा था दोस्तों, वह रावी नदी के बाएं किनारे पर स्थित था। तो आपको याद रखना है, कंफ्यूज ना हो। हड़प्पा जो है ये बाएं किनारे है और मोहनजोदड़ो है ये दाएं किनारे है। तो इस प्रकार हम आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हर जो नगर है वहाँ पर 2 प्रकार के टीले होते थे। एक टीला जो पूर्वी दिशा में होता था उसे नगर कहा जाता था, और जो पश्चिमी दिशा में जो टीला होता था उसे दुर्ग कहा जाता था। यहाँ पर जो पश्चिमी जो टीला है, जो दुर्ग था, वहाँ पर कनिष्क के काल का एक स्तूप भी बना हुआ है और इसीलिए दोस्तों इसे स्तूप टीला भी कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित शब्द है, महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित, और उनके अस्थियां या उनके जीवन से संबंधित जो सामग्रियां वो स्तूप में रखी जाती थी। इस प्रकार यहाँ ये स्तूप होने के कारण मोहनजोदड़ो का ये जो दुर्ग है यह स्तूप टीला भी कहलाता है। इसी प्रकार दोस्तों अब हम आगे देखते हैं। यह जो मोहनजोदड़ो है यह 7 स्तर में मिला है, 7 स्तर खुदाई पर इसके मिले हैं। और दोस्तों, यह मात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर क्षैतिज उत्खनन भी किया गया है। 2 प्रकार से उत्खनन होता है, ऊर्ध्व और क्षैतिज। क्षैतिज उत्खनन मोहनजोदड़ो से होता है और यह जो नगर है यह 9 बार उजड़ चुका, वापस बस गया। इस प्रकार से 9 बार उजड़ना और 7 स्तर, ये विशेषता है मोहनजोदड़ो की। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पर एक बहुत प्रसिद्ध जो संरचना मिली है, विश्व प्रसिद्ध संरचना कह सकते हैं, वृहद स्नानागार। स्नानागार से जैसे हम जो हमारे धर्म में या हिंदू धर्म में जो धार्मिक स्थलों पर कुंड बने होते हैं, बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पर ये बनाया हुआ था। और यह जो स्नानागार है, इस स्नानागार को मार्शल, जो कि पूरी हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन में इनका महत्वपूर्ण योगदान था और ये महानिदेशक भी थे पुरातत्व विभाग के, तो इन्होंने इसे तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। किसे कहा है दोस्तों? मोहनजोदड़ो का जो स्नानागार है उसे मार्शल महोदय ने तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। तो दोस्तों थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि ये जो स्नानागार है किस प्रकार से बना हुआ था। तो देखिए, ये जो स्नानागार है ये इस प्रकार से बना हुआ था। इसके उत्तर दिशा में और दक्षिण दिशा में सीढ़ियां बनी हुई थी। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया दोस्तों, कभी भी हम नक्शा पढ़ेंगे तो हमेशा उत्तर दिशा ऊपर होती है। तो इस प्रकार उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा में यहाँ इस पर सीढ़ियाँ थी और इसके दक्षिण पश्चिम दिशा में एक नाली निकाली गई थी ताकि इसको साफ किया जा सके, इसकी सफाई हो सके। और दोस्तों इसके अंदर की तरफ जो ईंटें बिछाई गई थी पक्की, उसमें जिप्सम की परत चढ़ाई गई थी, एक तरीके से वाटर को रेजिस्ट करने का कार्य करती थी वो। और
इस संरचना के बाहर की तरफ लगभग 1 इंच मोटा और लेप किया गया बिटुमिन का लेप किया गया है चारों ओर। इस प्रकार से यह स्नानागार बनता है दोस्तों। इस स्नानागार के ऊपर पास में कुछ कमरे बनाए गए हैं और ऐसा माना जाता है कि ये कमरे पुरोहितों के लिए आरक्षित थे और इसी के आधार पर मैके, एक पुरातत्ववेता हैं मैके, उन्होंने इस स्थान को पुरोहित आवास की संज्ञा दी है। तो दोस्तों स्नानागार की सीढ़ियां उत्तर से दक्षिण और जो नाली है वो निकलती है दक्षिण पश्चिम में, और मैके महोदय ने इसके ऊपर जो पुरोहित आवास है सॉरी, तो जो उसे पुरोहित आवास का नाम दिया है, जो संरचनाएं मिली हैं। और यहीं पर एक महाविद्यालय जैसी भी संरचना मिली है, तो वहाँ पुरातत्वविदों का मानना है कि यहाँ एक महाविद्यालय जैसी कोई संस्था होती थी जो कि पुरोहितों को अध्यापन करवाने का कार्य करती थी। तो क्लियर दोस्तों। अब हम देखते हैं आगे। यहाँ एक अन्नागार मिला है, जिस प्रकार से हड़प्पा में अन्नागार मिला था तो मोहनजोदड़ो में भी अन्नागार मिला है। और दोस्तों अन्नागार मिलने का मतलब क्या है, थोड़ा सा मैं प्रकाश डालूं। अन्नागार कब बनाया जाएगा? अन्नागार जब बनेगा जब अनाज एक्सेस रहेगा। अगर हम जितना खाएं उतना ही उगाएं तो हमारे पास अन्नागार बनाने की जगह ही नहीं रहेगी। और यदि अन्नागार बना हुआ है, इससे हम समझ सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग या हड़प्पा सभ्यता के लोग, उनका जो उत्पादन है कृषि में वो बहुत अच्छा होता था। वो अपनी ज़रूरतें पूरा करके भी बहुत मात्रा में अनाज बचा लेते थे। इसी कारण से ये अन्नागारों का निर्माण हुआ। इसके अलावा भी मैंने जैसे बताया, यहाँ एक महाविद्यालय के साक्ष्य मिले हैं, सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं। सूती वस्त्र बनता है दोस्तों कपास से, तो हम कह सकते हैं कपास से बने हुए वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं। एक हाथी का कपाल खंड मिला है दोस्तों। यहाँ हाथी का कपाल खंड याद रखना है आपको, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि बताइए निम्न में से किस स्थल से हाथी के कपाल खंड के साक्ष्य मिले हैं। तो आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों? मोहनजोदड़ो। इसके बाद यहाँ एक सभा भवन मिला है, एक सीप की पटरी। पटरी का मतलब दोस्तों यहाँ है स्केल। पटरी से मतलब है स्केल जो होता है वो यहाँ मिला है, और वो मिला है सीप से बना हुआ। ठीक है दोस्तों। फिर आगे हम चलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण अगर हम कला के क्षेत्र में कहें तो 2 मूर्तियाँ मिलती हैं दोस्तों, जो कि मैं कहूँगा कि सिंधु कला की जान कही जा सकती हैं दोस्तों। ये दोनों मूर्तियाँ, पहली जो मूर्ति है यह कांस्य मूर्ति है, नर्तकी की मूर्ति है। और जो दूसरी मूर्ति है यह एक पुरोहित की या एक साधु कह सकते हैं या पुरोहित कह सकते हैं या पुजारी कह सकते हैं, उसकी मूर्ति है पत्थर की। और कांसे की मूर्ति है नर्तकी की। नर्तकी जो है उसने अपनी कमर पर हाथ रख रखा है और वो एक पांव आगे करके नृत्य की मुद्रा में है। और उसके बाएं हाथ में दोस्तों 24 चूड़ियाँ हैं और दाहिने हाथ में केवल 4 चूड़ियाँ हैं। और ये जो मूर्ति है ये अपने आप में विलक्षण है और सिंधु जो कला है उसका श्रेष्ठ उदाहरण है। यहाँ ये जो मूर्तियाँ हैं ये एक विधि से बनाई जाती थी, इसे मधुचिष्ट विधि भी कहते हैं, जिसे हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों। तो इस प्रकार यहाँ पर एक मुहर मिली है जो पाशुपति की मुहर कही जाती है। इस मुहर पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा गया है ये सवाल। इस मुहर पर पाशुपति के रूप में एक व्यक्ति दिखाया गया है और उसके 3 मुंह हैं और उसके दोनों तरफ भैंसा, एक तरफ उसके भैंसा और गेंडा है और उसके दूसरी तरफ चीता और हाथी हैं। तो ये परीक्षा में क्रम पूछा जा सकता है कि बाएं से दाएं क्रम लिखिए। तो भैंसा और गेंडा बाईं तरफ हैं, चीता और हाथी दाईं तरफ हैं। इस प्रकार ये जो पाशुपति मुहर है इसके आधार इसको आद्य शिव भी कहा गया है। जो इतिहासकार हैं वो ये जो पाशुपति की मुहर है इसके आधार पर इसे आद्य शिव भी कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ नर्तकी की मूर्ति, योगी मूर्ति और ये मुहर बहुत महत्वपूर्ण है। सूती कपड़ा। एक इतिहासकार हैं UR कनेडी, उन्हें दोस्तों यहाँ पर मलेरिया के साक्ष्य मिले हैं, मलेरिया बीमारी के साक्ष्य मिले हैं।
यह भी इम्पोर्टेंट है। और ये मैंने पिछले वीडियो में दोस्तों आपको बताया था कि यदि परीक्षा में प्रश्न आए कि सर्वाधिक मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो आपका उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। और सर्वाधिक अभिलिखित मोहरें कहाँ से मिली हैं, तो आपका उत्तर होगा दोस्तों हड़प्पा। ठीक है, तो अब ये जो पूरा सिनेरियो है, मोहनजोदड़ो का जो पूरा वर्णन है, अब हम इसे किस प्रकार याद रख सकते हैं। तो दोस्तों मैंने एक ट्रिक बनाई है और आशा करता हूँ कि आपको बहुत हेल्प करेगी। देखिए, मोहनजोदड़ो में एक महाविद्यालय है, मैं इस तरफ से बता देता हूँ। मोहनजोदड़ो में एक महाविद्यालय है। आप एक इमेजिन करिए कि आप मोहनजोदड़ो में जा रहे हैं, वहाँ एक महाविद्यालय है और उस महाविद्यालय में आप जब एंटर करते हैं तो वहाँ एक सूती कपड़े का बहुत अच्छा पर्दा लगा हुआ है। पर्दा कैसा है दोस्तों? सूती कपड़े का। जैसे आप अंदर एंटर करते हैं तो वहाँ सजावट के रूप में एक हाथी का कपालखंड लटकाया हुआ है और जो टेबल है उसके ऊपर एक पटरी, एक स्केल पड़ा है जो कि सीप का बना हुआ है और कोने में एक नर्तकी की मूर्ति सजावट के रूप में रखी गई है। और जब हम उस महाविद्यालय में आगे जाते हैं तो दोस्तों वहाँ हमें एक सभा भवन मिलता है और एक स्विमिंग पूल मिलता है। तो इस प्रकार से ये लगभग सभी चीज़ें यहाँ कवर होती हैं। एक बार फटाफट मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ आपके लिए। तो आप इमेजिन करेंगे दोस्तों, तब ये स्थायी होगा। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आपने एक बार ये अच्छे से इमेजिन कर लिया तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे इसे। आपको कभी भी ये ढूंढना नहीं पड़ेगा कि मोहनजोदड़ो में क्या मिला और क्या नहीं मिला। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो में एक महाविद्यालय है, आप इमेजिन करेंगे, वहाँ आप जाते हैं, आप देखते हैं एक पर्दा लगा हुआ है जो सूती वस्त्र का है। जैसे आप अंदर एंटर होते हैं तो हाथी का एक कपालखंड लटका हुआ है, सामने टेबल के ऊपर एक सीप का स्केल पड़ा है और कोने में क्या था दोस्तों, वो जो नर्तकी है वो खड़ी है कांसे की, 24 चूड़ियाँ, 4 चूड़ियाँ हाथों में हैं। और हम जब वहाँ से निकलते हैं तो आगे जाके एक सभा भवन आता है और सभा भवन के बाद में एक स्विमिंग पूल आता है। स्विमिंग पूल का मतलब हुआ दोस्तों स्नानागार। और इस प्रकार से मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो सारी चीज़ें हैं वो यहाँ समाहित हो जाती हैं। केवल एक मोहर छोड़ दीजिए आप, पाशुपति की मोहर, और एक ये जो योगी की जो मूर्ति थी, अगर आप ये भी ऐड करना चाहिए इस स्टोरी में, तो दोस्तों ये कभी भी नहीं भूलेंगे आप, चाहे आप पढ़ाई छोड़ दें या आप मतलब कितने भी समय बाद में ऐसी चीज़ें नहीं भूल पाते जो हम इमेजिनेशन करके जो हम बनाते हैं वो कभी नहीं भूलते दोस्तों। इसी प्रकार अब हम आगे चलते हैं चंदूहड़ो। यह भी बहुत महत्वपूर्ण पुरातत्व स्थल है सिंधु सभ्यता का। चंदूहड़ो का जो खोज कह सकते हैं एन.जी. मजूमदार ने की और अर्नेस्ट मैके ने इसका उत्खनन करवाया 35 में, और 31 में इसकी शुरुआत हुई मजूमदार द्वारा। 35 में इसका विस्तृत उत्खनन करवाया अर्नेस्ट मैके द्वारा। अब देखो दोस्तों यहाँ क्या मिलता है, यहाँ जो स्थल है ये प्रमुख रूप से क्या क्या मिलता है इसीलिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों यहाँ मिलती है लिपस्टिक। जी हाँ दोस्तों, लिपस्टिक जो कि आज भी फेमस है, प्रचलित है, काफ़ी प्रचलित है और बहुत सारे कलर मिलते हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ सिंधु सभ्यता में भी लिपस्टिक पाई गई है और वो चंदूहड़ो में। एक हाथी दांत के खिलौने यहाँ मिले हैं और एक महत्वपूर्ण बात, झूकर झाकर संस्कृति के साक्ष्य। यह हड़प्पा जो सभ्यता है इसके पूर्व की सभ्यता है। तो ये जो झूकर झाकर संस्कृति है इसके साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। शाही की दवात के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात दोस्तों, जो भी सिंधु सभ्यता के स्थल है वो सभी रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं, दुर्ग बना हुआ है। लेकिन चंदूहड़ो में दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चंदूहड़ो में दुर्ग नहीं है। ठीक है दोस्तों, फिर आगे देखते हैं। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है, ये भी यहाँ पर एक बिल्ली के पीछे दौड़ते हुए कुत्ते के साक्ष्य मिले हैं, ईंटों पर उनके निशान मिले हैं, पद चिन्ह मिले हैं। और वहाँ जो ईंटें हैं वो भी वहाँ चंदूहड़ो में वक्राकार ईंटें मिली हैं। तो दोस्तों इसको एक फटाफट वापस हम एक छोटी सी स्टोरी बनाते हैं, छोटी सी कहानी बनाते हैं और चंदूहड़ो को याद करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, चंदू नाम का एक व्यक्ति है जो कि मजे से मैके में रह रहा है। ठीक है दोस्तों, चंदू नाम का एक व्यक्ति है जो कि बहुत मजे से मैके में रह रहा है 35 साल से। तो देखिए, चंदूहड़ो उत्खनन करवाया मजूमदार ने और
मैके ने कितने साल से रह रहा है दोस्तों? 35 साल से, मतलब 1935। और वो क्या करता है मैके में? अब बड़े बड़े करे क्या, तो वो क्या करता है, सारे दिन लिपस्टिक लगाता रहता है और कुत्ते और बिल्लियों के पीछे भागता रहता है। एक बार मैं फटाफट थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ दोस्तों। चंदू नाम का एक व्यक्ति है जो कि मज़े से मैके में रह रहा है, 35 साल उसको रहते हो गए, कुछ काम दाम है नहीं, बहुत अच्छा खासा उनका बिजनेस चल रहा है, तो सारे दिन लिपस्टिक लगाता है और कुत्ते बिल्लियों के पीछे दौड़ता रहता है। इस प्रकार दोस्तों ये सारे जो स्थल हैं ये सारे इस कहानी में समाहित होते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये अच्छा लगा होगा और आप समझ आ रहा होगा, क्योंकि इस प्रकार की कहानी से कोई भी जो शब्द है इम्पोर्टेंट वो वहाँ से स्लिप नहीं होता है और हमारी जो मेमोरी है वो स्थायी होती है। इस प्रकार दोस्तों हम आगे चलते हैं अगले स्थल पे, लोथल। लोथल जो स्थल है यह अहमदाबाद गुजरात में है, भोगवा नदी किनारे है। किस नदी किनारे है दोस्तों? भोगवा। यहाँ उत्खनन किया रंगनाथ राव द्वारा और यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण जो मैं कहूँगा जो इमारत पाई गई या जो निर्माण पाया गया वो है गोदीबाड़ा डॉक यार्ड जिसे हम कहते हैं। यह डॉक यार्ड है, यह समुद्र से जुड़ा हुआ था भोगवा नदी के माध्यम से। यहाँ विदेशों से व्यापार होता था दोस्तों, विदेशों से व्यापार जल मार्ग से होता था लोथल में। याद रखिएगा परीक्षा में जैसे एक प्रश्न पूछा जाए, ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ से विदेशी व्यापार स्थल मार्ग से होता, स्थल मार्ग से न होकर जल मार्ग से होता था, तो दोस्तों आपका उत्तर होगा लोथल। याद रखिएगा कि यहाँ जो व्यापार है वो जल मार्ग से होता था। यहाँ दोस्तों चावल और बाजरे के साक्ष्य मिले हैं, प्रथम साक्ष्य मिले हैं यहाँ चावल और बाजरे के। और यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा में आया हुआ है, यहाँ चक्की के गोल पार्ट मिले हैं, पार्ट पिसाई करने के लिए, तो यहाँ चक्की के पार्ट मिले हैं। एक और बात, मनका बनाने का कारखाना जो कि चंदूहड़ों से भी मिला है और यहाँ से भी मिला है। मनका क्या होता था दोस्तों? मनका जो सेल खड़ी मिट्टी होती थी उसको पका करके मोती जैसी संरचनाएं बनाई जाती थी जो कि आभूषण के रूप में ऐसे काम में ली जाती थी। तो ये जो कारखाना है ये कहाँ से मिला है दोस्तों? लोथल से। इसके बाद एक और विशेषता है दोस्तों यहाँ की, युगल समाधि। युगल समाधि, 3 युगल समाधियाँ, युगल का मतलब है महिला और पुरुष के जोड़े की जो समाधियाँ हैं वो मिली हैं 3। और इसी के आधार पर कुछ सती प्रथा जैसे साक्ष्य भी इतिहासकारों द्वारा बताए जाते हैं कि यहाँ सती प्रथा जैसा कुछ रहा होगा, लेकिन सब इतिहासकार इसमें एकमत नहीं हैं। तो दोस्तों युगल समाधि के यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण जो यहाँ प्राप्त हुआ है, जो प्राप्त हुई है वो है एक मिट्टी से बनी हुई एक ममी। ममी क्या होती है दोस्तों? मिस्र सभ्यता में जो फराहो जो वहाँ का राजा होता था वो और उनका जो परिवार है उनसे संबंधित जो भी परिवार के सदस्य होते थे, मरने के बाद उनके ऊपर रासायनिक लेप लगा दिया जाता था ताकि वो कई हजार सालों तक वैसे के वैसे शव रखे जाते थे और ऐसा माना जाता था कि एक दिन वो पुनः जीवित होंगे, तो उसे मम्मी कहते थे। तो ये मम्मी कहाँ से मिली है? लोथल से। और जैसे कि अभी मैंने बताया कि मम्मियाँ कहाँ मिलती थी, तो मम्मियाँ मिलती थी मिस्र में, तो ये मिस्र से संबंध हो गया इस स्थान का। और एक गुरिल्ला की मूर्ति, मृण मूर्ति मिली है दोस्तों यहाँ, गुरिल्ला की मृण मूर्ति और मम्मी, ये दोनों विशेषताएं हैं मिस्र सभ्यता की। याद रखिएगा दोस्तों आप, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मिस्र सभ्यता के कुछ चिन्ह हम कह सकते हैं जैसे मम्मी और गुरिल्ला, ये कहाँ से मिले हैं दोस्तों? लोथल से। इससे हमें समझ आता है कि जो व्यापार है लोथल का वो मिस्र से हो रहा था। एक और स्थान से व्यापार हो रहा था दोस्तों, फारस से। वहाँ एक फारस की मोहर भी मिली है। इस प्रकार से फारस की मोहर मिली है। और यहाँ कोए और लोमड़ी का एक चित्र मिला है दोस्तों जो कि हमें पंचतंत्र की कहानी की याद दिलाता है। तो अगर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि बताइए कौन से स्थान से पंचतंत्र जैसी कहानी के साक्ष्य मिले हैं, तो आपका उत्तर होगा दोस्तों लोथल। और एक और विशेषता है दोस्तों यहाँ,
कि एक मकान ऐसा मिला है, जितनी भी सभ्यता में जो स्थल थे सारे जो मकान हैं उनके जो मुख्य दरवाजे हैं वो गली की ओर खुलते थे, लेकिन लोथल में एक मकान ऐसा है जो कि सड़क की ओर खुलता था जिसका मुख्य द्वार। तो ये आप याद रखिएगा, ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ से जो मकान का मुख्य द्वार है वो सड़क की ओर खुलता था। तो उत्तर होगा लोथल। तो दोस्तों इस प्रकार मकान के बाद में यहाँ साक्ष्य मिलते हैं हवन कुंड के। हवन कुंड के साक्ष्य दोस्तों दो जगह मिलते हैं, एक जगह हम आगे पढ़ेंगे अभी, कालीबंगा और लोथल, दोनों स्थानों से हवन कुंड के साक्ष्य मिलते हैं। इस प्रकार एक छोटी सी फिर एक फॉर्मेशन बनाते हैं हम, और उससे हम लोथल से संबंधित सारे स्थल याद कर पाएंगे। तो दोस्तों ये है लोथल से, देखिए जैसे हम बोलेंगे कि चावल और बाजरा, ये हमने देखा था चावल और बाजरा है, इसका एक आटा है। दोस्तों हमारे यहाँ लोथ एक शब्द आता है, लोथ जैसा कुछ, लोथड़ा जैसे बोलते हैं या लोथ ऐसे कुछ। तो आटे को गूंथना या गूंथा हुआ आटा समझ सकते हैं। तो एक लोथ है जो किससे बना हुआ है दोस्तों, चावल और बाजरे से। और वो कहाँ पीसा गया था, चक्की से। और वो जो चक्की है वो कहाँ बनी हुई है दोस्तों, कारखाने में। और उस कारखाने में जो चक्की बनी हुई है और जो लोथ था जो चावल और बाजरे का था, वो एक कौवा उठा के ले गया, और उस कौवे के पीछे पीछे एक लोमड़ी है जो उसके पीछे देख रही है उसको खाने के लिए, और एक गुरिल्ला जो कि बिल्कुल अलग बैठा है, जो इस सारी कहानी का बड़े आनंद से मज़ा ले रहा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं, वापस फटाफट रिपीट करते हैं दोस्तों। लोथल से चावल और बाजरे का एक लोथ मिला है, उस लोथ को चक्की से बनाया गया है, और चक्की जो है वो कहाँ है दोस्तों, कारखाने में। और वो जो कारखाना है वहाँ जो एक कौवा था उसने उस लोथ को उठाया और भाग गया, उड़ गया। उसके पीछे पीछे एक लोमड़ी दौड़ रही है, और ये सारा घटनाक्रम कौन देख रहा है दोस्तों, एक गुरिल्ला बैठा बैठा देख रहा है, और वह अपनी मम्मी की गोद में सोया हुआ है। तो मम्मी भी यहाँ हम ऐड कर सकते हैं, वो जो गोरिल्ला है वो किसकी गोद में सोया हुआ है दोस्तों, मम्मी की। इस प्रकार से सारे जो ये स्थल हैं या लोथल की जो विशेषताएं हैं वो हम कवर करते हैं। तो दोस्तों इसी क्रम में हम कालीबंगा सभ्यता के बारे में, कालीबंगा स्थल के बारे में पढ़ते हैं। यह स्थल दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये राजस्थान में है। कालीबंगा का उत्खनन अमलानंद घोष और बीवी लाल और बीके थापड़ द्वारा किया गया। दोस्तों इसे हम याद रख सकते हैं, ABB, ए से अमलानंद घोष, बी से बीवी लाल और बी से बीके थापड़। अमलानंद घोष ने 53 में खोज की और 61 और 63 में इसका विस्तृत उत्खनन हुआ। तो इसे हम याद रखेंगे दोस्तों, ABB। अब यहाँ पर जो मुख्य जो वस्तुएं हैं वो क्या क्या प्राप्त हुई हैं जो कि पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ एक ऊंट के साक्ष्य मिले हैं, एक जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। जुता हुआ खेत दोस्तों वहाँ केवल कालीबंगा से ही ऐसा साक्ष्य मिला है कि एक खेत में जुते हुए हल के साक्ष्य हैं और एक साथ 2 फसलें ली गई हैं वहाँ। तो वो फसलें हैं चना और सरसों। और वहाँ से बेलनाकार मुहर प्राप्त हुई है। बेलनाकार दोस्तों, ये जो बेलनाकार मुहर है ये विशेषता है मेसोपोटामिया सभ्यता की, आप याद रखिएगा। फारस की मुहर मिली है लोथल से, मम्मी और गुरिल्ला मिला है लोथल से, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको। और जो बेलनाकार मुहर है जो कि मेसोपोटामिया की निशानी है तो वो मिली है कालीबंगा से। तो इससे ही पुष्टि होती है कि सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं वो व्यापार दूसरी सभ्यताओं से करते थे। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये दोस्तों। इसके बाद एक तंदूर मिलता है वहाँ, और इसके पश्चात एक और बड़ी विशेषता जो कालीबंगा की है वो है दोस्तों, यहाँ जो ईंटें हैं वो ईंटें पक्की न होकर के कच्ची ईंटों से निर्माण किया गया है, और इसीलिए इसे दीनहीन बस्ती भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है कालीबंगा में, लेकिन वहाँ पर कच्ची ईंटों के ऊपर भी एक डिजाइन बनाया हुआ है, अलंकृत किया गया है ईंटों को, और प्रतिच्छेदी व्रत का वहाँ डिजाइन बनाया हुआ है। तो ये आप याद रखिएगा, अलंकृत ईंटें ये भी केवल कालीबंगा से ही मिलती है। और एक भूकंप के साक्ष्य भी कालीबंगा से ही मिलते हैं। यह एकमात्र स्थल है जहाँ पर भूकंप के साक्ष्य हैं, दरारें मिली हैं दीवारों में।
तो इस प्रकार से भूकंप के साक्ष्य, एक कपाल मिला है जिसमें छेद हो रखा है और उसकी क्या की गई है दोस्तों, शल्य क्रिया। ये जो खोपड़ी में छेद है वो शल्य क्रिया के प्रमाण हैं। इस प्रकार से ये सभी महत्वपूर्ण स्थल है। इसके अलावा दोस्तों वहाँ लकड़ी की नाली, लकड़ी जो है उसको कुरेद करके नाली जैसा बनाया गया है और मुख्य नाली में जोड़ा गया है। तो यदि यह पूछा जाए कि लकड़ी की नाली के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो दोस्तों यह साक्ष्य भी कालीबंगा से ही मिलते हैं। इसके अलावा हवन कुंड, तो हवन कुंड के जो साक्ष्य हैं ये कालीबंगा से। हवन कुंड में आप याद रखिएगा दोस्तों, अभी मैंने पहले बताया लोथल और कालीबंगा दो ऐसे स्थल हैं जहाँ पर हवन कुंड के साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ तीनों प्रकार के जो शवाधान है वो होते थे, आंशिक शवाधान, पूर्ण शवाधान और दाह संस्कार। आंशिक में मानव का जो शरीर, उसके कुछ अंश जो हैं वो दफना दिए जाते थे, और पूर्ण में पूर्ण जो मानव है उसको दफना दिया जाता था, दाह संस्कार आप जानते ही हैं। इस प्रकार से ये जो कालीबंगा है इसके सभी महत्वपूर्ण जो यहाँ से प्राप्त हुई हैं चीज़ें वो हम कवर करते हैं। अब देखते हैं दोस्तों इसको हम कैसे याद रख सकते हैं। दो लकड़ी की नाली और हवन कुंड आप याद रखिएगा, बाकी मैं आपको याद करवाता हूँ। बहुत अच्छी ट्रिक है, मुझे आशा है कि आपको ये पसंद आएगी। तो देखिए, इमेजिन करना है दोस्तों। इमेजिन आप जितना अच्छा करेंगे उतना स्थायी याद होगा, क्योंकि इमेजिनेशन के साथ हम किसी चीज़ को जोड़ते हैं तो वो जो नॉलेज है ना वो परमानेंट होता है। और ये जो इमेजिनेशन है, माफ़ कीजिएगा, ये हम जितना हटकर करेंगे, मतलब जितना अनयूजुअल करेंगे, ये उतना ही स्थायी हमें याद होता है। तो देखिए, मैंने कुछ अनयूजुअल सा बनाया है। कालीबंगा में, ठीक है, कालीबंगा में एक ऊंट है, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, कालीबंगा में एक ऊंट है, वो खेत में है और उस खेत में क्या लहलहा रही हैं दोस्तों, चना और सरसों की फसल। एक बार पुनः रिपीट करता हूँ, कालीबंगा में एक ऊंट है, वो खेत में खड़ा है और वहाँ चना और सरसों की जो फसलें हैं वो बहुत अच्छी उग रही हैं, ये लहलहा रही हैं। और वो ऊंट क्या कर रहा है दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, बेलन से रोटियां बना रहा है। और उसने बेलन कहाँ से मंगाया है, मेसोपोटामिया से। तो जो ऊंट है वो क्या कर रहा है दोस्तों, रोटियां बना रहा है। किससे बना रहा है, बेलन से, और तंदूर पे बना रहा है दोस्तों रोटियां, ठीक है। और वहाँ जो खड़ा है वो ऊंट, तो जो फर्श है उसमें जो ईंटें हैं वो अलंकृत ईंटें हैं। तो आप इमेजिन कीजिए, ऊंट खड़ा रोटियां बना रहा है और जो फर्श है उस पर डिज़ाइन बनाई हुई है इस प्रकार से। तभी अचानक दोस्तों क्या होता है, वो जैसे ही रोटियां बनाता है भूकंप आ जाता है, और भूकंप आने के कारण उसकी जो खोपड़ी है उसमें छेद हो जाता है, और छेद होने के कारण उसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं। तो उसकी क्या करनी पड़ती है दोस्तों, शल्य क्रिया। तो एक बार फटाफट मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। एक ऊंट है जो कि कहाँ खड़ा है दोस्तों, कालीबंगा के खेत में, जहाँ दो फसलें हैं, चना और सरसों। तो वो ऊंट क्या कर रहा है दोस्तों, ऊंट जो है वो रोटी बना रहा है बेलन से। बेलन कहाँ से मंगाया गया है, मेसोपोटामिया से। और तंदूर पे वो जो रोटियां बना रहा है, और जो ईंटें हैं नीचे वो अलंकृत हैं, सजाई हुई हैं। तभी अचानक एक भूकंप आता है, उसकी खोपड़ी में छेद हो जाता है और उसकी क्या करनी पड़ती है, शल्य क्रिया। तो इस प्रकार से सभी स्थल मैंने कवर कर लिए हैं। लकड़ी की नाली आप याद रख सकते हैं या इसके साथ जोड़ सकते हैं, हवन कुंड, ठीक है। अगला जो स्थल है दोस्तों वो है सुरकोटड़ा, गुजरात से। इसको याद करना बहुत इजी है। ये तीनों चारों शब्द है, इनको हम कनेक्ट करते हैं कैसे, जगपति। देखिए, जगपति कौन होते हैं, सुर होते हैं, ठीक है। सुर का मतलब देवता, जगपति कौन होते हैं, सुर होते हैं। और जगपति कौन है, जैसे विष्णु भगवान है माने हम, तो जगपति ने यहाँ पर 60 में उत्खनन किया, गुजरात में है सुरकोटड़ा। और यहाँ से दोस्तों सिंधु सभ्यता के विनाश के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, और यहाँ से एक तराजू के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जो सुर है वो क्या है, जगपति हैं, और वो क्या करते हैं, सृष्टि का विनाश करते हैं और सृष्टि की रचना करते हैं। और अपने साथ हमेशा एक तराजू लेके चलते हैं, ताकि वो कर्मों का जो हिसाब किताब है वो तुरंत निपटाते जाते हैं। तो इस प्रकार से
एक दोस्तों यहाँ एक और साक्ष्य मिला है, घोड़े के साक्ष्य, घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों, याद रखिएगा आप। तो एक बार वापस रिपीट करते हैं कि जो सूर हैं वो जगपति हैं और वे घोड़े पर तराजू लेते हुए चलते हैं और वे जो सृष्टि है उसका विनाश करते हैं, निर्माण करते हैं। तो यहाँ ये सब कुछ इसमें कवर होता है। सूर कोटरा, जगपति जोशी, घोड़े के साक्ष्य, विनाश के साक्ष्य और तराजू। घोड़े की अस्थियों के यहाँ साक्ष्य मिले हैं दोस्तों, लेकिन वो अंतिम चरणों में मिले हैं। तो इसके आधार पर हम यह पुष्टि नहीं कर सकते कि सिंधु सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित थे। यदि परीक्षा में पूछा जाता है तो हमारा उत्तर ये होगा कि घोड़े से अपरिचित थे। तो अगला जो स्थान है दोस्तों वो है धोलावीरा। बहुत इम्पोर्टेंट स्थान है और बहुत अच्छी ट्रिक मैंने बनाई है इसके लिए, आपको अच्छी लगेगी। ये जो है ये मनहर और मानसर नदियों के बीच में है। मन और मान, मनहर और मानसर। तो इस प्रकार से इसका जो उत्खनन है वो भी जो हमारे जगपति थे उन्होंने यहाँ भी पहुँच गए। वो 60 में यहाँ किया और 67 में ये यहाँ आ गए और थोड़ा ये स्थान बड़ा था, इसलिए इन्होंने हेल्प ली। किसकी हेल्प ली दोस्तों? RS विस्ट, रविंद्र सिंह विस्ट की। वो पहुँचे थोड़ा लेट इक्राणों में, लेकिन उन्होंने अच्छा काम किया। इस प्रकार से उत्खनन किसने किया या खोज किसने की? जगपति जोशी। और विस्तृत उत्खनन किया RS विस्ट ने। तो दोस्तों यहाँ क्या मिलता है, देखिए ये महत्वपूर्ण है। यहाँ मिलता है एक तो स्टेडियम के साक्ष्य, खेल स्टेडियम उस जमाने में। तो हम गर्व कर सकते हैं दोस्तों अपने इतिहास पर। आज भी जबकि छोटे छोटे शहरों में स्टेडियम नहीं है, नालियाँ नहीं हैं, लेकिन हजारों साल पहले भारत में इतने वृहद स्तर पर स्टेडियम होते थे, नालियाँ होती थी। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। तो स्टेडियम है, वहाँ सूचना पट्ट मिला है, तख्ती मिली है, सूचना पट्ट मिला है धोलावीरा से। एक नहर के साक्ष्य, वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन भी आया हुआ है दोस्तों। और ये मेरे हिसाब से इन सब में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें तो नहरों की आवश्यकता ज़्यादा महसूस की जा रही है। तो जल संरक्षण का या नहरों का जो साक्ष्य है वो हमें कहाँ से मिलता है? धोलावीरा से, याद रखिएगा दोस्तों। और यहाँ मिला है एक सफ़ेद पाषाण खंड मिला है, पत्थर का टुकड़ा मिला है जिसकी पॉलिश की हुई है। तो ये पॉलिश करने का मतलब है जिस प्रकार से मौर्य काल में सम्राट अशोक के जो खंभे हैं वो पॉलिश के लिए जाने जाते हैं, तो यहाँ भी जो सफ़ेद पत्थर है उसके पॉलिश की हुई है। इससे उनकी कला का ज्ञान होता है हमें। यह दोस्तों चौथा सबसे बड़ा नगर है हड़प्पा सभ्यता का। पहला जो है वो है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो दूसरा, तीसरा गनेडीवाल। तीनों पाकिस्तान में है। यदि हम भारत की बात करें तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा नगर है मोहनजोदड़ो। और यदि हम पूरी सभ्यता की बात करें तो चौथा सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा स्थल है धोलावीरा। और यदि हम पूरी सभ्यता की बात करें तो चौथा सबसे बड़ा स्थल है धोलावीरा, जो कि गुजरात में है। यहाँ पर दोस्तों एक और बहुत बड़ी विशेषता है कि यह एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ जैसे हमने पहले पढ़ा, हर जगह हम पढ़ रहे हैं दुर्ग और नगर, 2 टीले होते थे, लेकिन यहाँ पर जो शहर है ये 3 भागों में बटा हुआ था। 3 भाग थे। जो प्रशासक वर्ग है दोस्तों वो मध्य में रहता था, जबकि सारी जो अन्य जगह हैं वहाँ जो पश्चिमी टीला था वहाँ पर प्रशासक वर्ग रहता था। तो आप याद रखेंगे। अब हम दोस्तों इसको कैसे याद करें, तो देखिए सबसे बड़ा स्टेडियम, ये तो हमें याद रखना होगा। सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ है दोस्तों? धोलावीरा। ठीक है, सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा का मतलब हो गया कि धोलावीरा सबसे बड़ा स्थल है भारत में। ठीक है, वहाँ पर क्या है दोस्तों? स्टेडियम है। और स्टेडियम में जैसे ही हम प्रवेश करते हैं तो वहाँ एक सूचना पट्ट लगा हुआ है। आप इमेजिन कीजिए हम धोलावीरा के कोई बहुत बड़े स्टेडियम में प्रवेश कर रहे हैं, तो जैसे ओबियसली हर जगह होता है कि एक तख्ती लगी हुई है तो सूचना पट्ट है। और जैसे ही हम अंदर जाते हैं तो बहुत सुंदर बनाया हुआ है वो स्टेडियम। और जो सफ़ेद पत्थर हैं उन सब सफ़ेद पत्थर के जो खंभे हैं उन पर पॉलिश की हुई है। और सबसे बड़ी इस स्टेडियम की विशेषता क्या है दोस्तों?
कि इस स्टेडियम के बीचों बीच से एक नहर गुजर रही है। नहर याद रखिएगा, एक बार वापस रिपीट करते हैं। धोलावीरा सबसे बड़ा स्टेडियम है, तो सबसे बड़ा स्थान हो गया स्टेडियम है, और वहाँ सूचना पट लगा है। अंदर जाते हैं तो सफ़ेद जो पाषाण है उनके पॉलिश हो रखी है, और जो बीचों बीच है, बीचों बीच से उसके क्या निकल रही है दोस्तों, नहर। और इसका उत्खनन किसने किया था दोस्तों, वही जगपति जोशी, जो विष्णु भगवान चल रहे थे, सुरकोटरा और धोलावीरा, और इनका सहयोग किया RS विस्ट। विस्ट को हम याद रख सकते हैं यहाँ से, यह हम यदि दोनों शब्दों को कनेक्ट करें, धोला वी से विस्ट। ठीक है दोस्तों, अगला स्थल हम देखते हैं जो कि हरियाणा में है। दोनों अगले स्थल तो वनावली या वनवाली ऐसे भी आता है ये शब्द। तो यह कहाँ है दोस्तों, हिसार हरियाणा। ठीक है, इसका उत्खनन किया RS विस्ट ने, जो कि पहले विस्तृत उत्खनन करके आ रहे थे वहाँ से, तो वो उन्होंने वनावली का उत्खनन किया। अब यह जो स्थल है दोस्तों, यह स्थल है सरस्वती नदी, या वर्तमान में कहें तो घग्गर नदी किनारे स्थित है। ठीक है, अब यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, तो देखिए यहाँ से उन्नत किस्म का जौ के साक्ष्य मिले हैं, जो कि अच्छी किस्म का है, और तिल और सरसों जो अनाज हैं इनके ढेर मिले हैं। एक बड़ी विशेषता है वनावली की, यहाँ नाली नहीं है, नाली नहीं है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ एक तारांकित सड़क मिली है दोस्तों। तारांकित सड़क का मतलब है स्टार शेप्ड, यानी जो सड़कें हैं उनकी जो शेप है वो कैसी है, स्टार के जैसी है। ठीक है, तारांकित सड़क है। और जौहरी आवास, वहाँ दोस्तों एक घर मिला है जिसमें आभूषण मिले हैं, कुछ पॉलिश किए हुए हैं, तो ऐसे लग रहा है कि वो एक जौहरी का घर होगा जो आभूषण बनाता है। और वहाँ एक घर से वॉश बेसिन या धावन पात्र परीक्षा में पूछा जा सकता है। वॉश बेसिन जिसमें हम हाथ वाथ धोते हैं, तो ऐसा पात्र भी वहाँ मिला है। तो इस प्रकार से ये स्थल भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसको हम कैसे याद रखेंगे, तो देखिए दोस्तों बहुत सिंपल सा है ये भी। देखिए हम एक वन में जाते हैं, ठीक है दोस्तों, एक वन में जाते हैं हरियाणा में, तो वहाँ क्या है, हम देखते हैं कि एक जौहरी का बहुत बड़ा घर है, एक जौहरी का बहुत बड़ा घर है, और वो चूँकि वन में रह रहा है तो बहुत संपन्न है, बहुत बड़ा घर है, फार्म हाउस कह सकते हैं। और वहाँ बहुत अच्छा किस्म का जौ उग रहा है, जौ तो अच्छा किस्म का उग रहा है। और तिल और सरसों के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले हैं दोस्तों, ढेर, मतलब वहाँ जो घर है उस घर में जो जौ है वो तो उन्नत किस्म का उगा हुआ है, और तिल और सरसों के साक्ष्य मिले हैं जो कि ढेर लगे हुए हैं उस घर में। और वहाँ इतने ढेर लगे हैं उस घर के अंदर कि जो नालियाँ बना रखी थी उसने, वो सारी नालियाँ ढक गई हैं। तो दोस्तों जौहरी का घर है और उसमें जो नालियाँ हैं वो ढक गई हैं, और तिल और सरसों के बड़े ढेर हैं जो उन्नत किस्म का उग रहा है। और वहाँ जो सड़क है या वहाँ जो रास्ता है उस घर में, वहाँ स्टार शेप्ड में स्टार की डिज़ाइन बनाई हुई है उन रास्तों के ऊपर। और वहाँ कोने में क्या बना हुआ है दोस्तों, एक वॉश बेसिन बना हुआ है हाथ धोने के लिए। तो इस प्रकार से सारे जो महत्वपूर्ण यहाँ पर जो प्राप्त हुई हैं सामग्रियाँ वो हम कवर करते हैं। देखिए एक बार फटाफट देख लेते हैं। हम वन में गए, वहाँ पर एक जौहरी आवास था, वहाँ एक जौ बहुत उन्नत किस्म का उगा हुआ था। और इसके पश्चात वहाँ हम देखते हैं कि तिल और सरसों के बहुत बड़े ढेर हैं, जिससे कि जो नालियाँ हैं वो बंद हो गई हैं। और नालियाँ बंद हो गई हैं, इसका मतलब नालियाँ नहीं दिख रही हैं, तो नालियाँ नहीं दिखती हैं यहाँ। और जो रास्ते हैं उनके ऊपर स्टार की डिज़ाइन बनी हुई है। और हम घर में देखते हैं कि कोने में एक धावन पात्र यानी वॉश बेसिन बना हुआ है। इस प्रकार दोस्तों आज की वीडियो में हमने कुछ महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में जाना, और कुछ ट्रिक्स से हमने इनको सबको कनेक्ट किया है। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों एक संस्कृत में श्लोक है, पहली लाइन तो मुझे याद नहीं है, दूसरी लाइन है,
यदि हस्ति तदन्यत्र, और यदि न अस्ति तद न क्वचित। अर्थात कि जो यहाँ है वो सब जगह है, और जो यहाँ नहीं है वो कहीं भी नहीं है। दोस्तों, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसमें मैंने सारा मैटर कवर किया है। आपको बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। आप वीडियो को खाली ध्यान से देखें और सुनें और इमेजिन करें। जैसे ही मैं इमेजिन के लिए बोल रहा हूँ तो आप इमेजिन करें, निश्चित रूप से आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, कमेंट करना ना भूलें। कमेंट कीजिए, पॉजिटिव कमेंट है तो भी, और यदि आप नेगेटिव कमेंट करते हैं तो भी मुझे खुशी होगी, और मैं अपने जो अपना जो संप्रेषण है, एक्सप्रेशन है या जो मैटर है इसमें और सुधार करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।